We are done up to risk management chapter. Now our new chapter is asset liability management. Now this is known as ALM. What do you mean by asset liability management? See, in banking and insurance company, ये स्पेशली फॉलो होता है बैंकिंग में. अब होता क्या ये, this is assets and liability management in such a way so that you, matlab bank, do not have to take out anything from their own pocket. See, bank has their reserves, no? Bank has their reserves from their profits. So they will have to manage assets and liabilities in such a way that they will not have to take anything out of from their reserves to pay to somebody else. ऐसे तरीके से आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मैनेज करना होता है. देखो, अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ आपको समझाने के लिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे मैनेज होती हैं. अभी कम बैंक की सबसे बड़ी, बैंक के बारे में बात चल रही है, बैंक की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? कैन यू टेल मी, बैंक की सबसे बड़ी एसेट कौन सी होती है? जब बैंक किसी को लोन देती है, बैंक गिव्स लोन्स टू पब्लिक, टू अदर बैंक्स, मे बी टू गवर्नमेंट. तो बैंक जब भी किसी और को, टू कॉर्पोरेट बिजनेसेस, टू एंटरप्रेन्योर्स, whenever bank gives loan to somebody else, it earns interest out of that particular amount of loan. इतना तो आपको पता है, सबको पता है, जब बैंक लोन देती है तो उस पर इंटरेस्ट अर्न करती है. इज दैट सो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. तो बैंक की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है जब बैंक लोन देती है? ठीक है. अब बैंक की सबसे बड़ी लाइबिलिटी क्या होती है? जब बैंक किसी से डिपॉजिट्स लेती है. देखो, बैंक का मेन बिजनेस क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब लाइबिलिटी, क्योंकि एक दिन ये वापस करना है आपको. कस्टमर जब अपना पैसा विड्रॉ करने आएगा तब आप ऐसे नहीं कह सकते दैट यू कैन नॉट विड्रॉ दिस मनी, दिस इज नॉट योर ओन मनी, राइट? बैंक की सबसे बड़ी लाइबिलिटी वो होती है. द बैंक्स मेन बिजनेस इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स. So accepting deposits is my liability, biggest liability of the bank. पूरी बैंक उस पर चलती है. किस पर चलती है? डिपॉजिट्स के ऊपर. अगर पब्लिक आपको डिपॉजिट्स ही ना दे तो आपकी बैंक चलेगी ही नहीं. तो ये आपकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है. क्यों? क्योंकि डिपॉजिट्स लोगों का पैसा होता है, बैंक का खुद का नहीं होता है. एंड वन डे बैंक विल हैव टू गिव इट बैक टू पब्लिक व्हेनेवर दे वांट इट. ठीक है. सबसे पहली बात ये लाइबिलिटी. सबसे बड़ी कौन सी लाइबिलिटी होती है बैंक के लिए? डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. अच्छा, जब बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है तब उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेना नहीं पड़ता. अब सपोज मैं बैंक हूँ, आप पब्लिक बन के मेरे बैंक में आए और डिपॉजिट्स दिए मुझे डिपॉजिट्स दिए, मतलब सेविंग डिपॉजिट्स. किसी ने करंट डिपॉजिट ओपन किया, किसी ने फिक्स डिपॉजिट ओपन किया, तो किसी ने रिकरिंग डिपॉजिट ओपन किया. तो होता क्या है, जब सेविंग डिपॉजिट ओपन करते हो आप, तो आप क्या अर्न करते हो? इंटरेस्ट. मतलब आपके लिए अर्निंग्स, लेकिन बैंक के लिए तो एक्सपेंस है ना. तो लाइबिलिटी के ऊपर बैंक को एक्सपेंस करना पड़ता है, ह्यूज एक्सपेंस. आपके लिए थोड़ा सा अर्निंग है, लेकिन बैंक के लिए तो बहुत बड़ा ह्यूज एक्सपेंस है. बिकॉज फॉर बैंक देर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ पीपल हु ओपन द डिपॉजिट्स. फिक्स डिपॉजिट हर एक को 12% देना है, हर एक को 10% देना है, हर एक को 8% देना है. तो ऐसा 8% करके करोड़ों अमाउंट हो जाते हैं जो मुझे पे करने पड़ते हैं. करोड़ ऑफ रुपीज बैंक को पे करने पड़ते हैं इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. और ऐसे करोड़ों रुपीज करोड़ ऑफ रुपीज होते हैं जब बैंक लोन देती है ना, तो उसमें से इंटरेस्ट अर्न करती है. इट्स नॉट ओनली लाइक 10,000 20,000 दैट बैंक अर्न्स. नहीं, बैंक लोन में से इंटरेस्ट जो अर्न करती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, क्योंकि बैंक सिर्फ किसी एक को लोन नहीं देती है. बैंक गिव्स लोन टू सो मेनी पीपल एट अ टाइम, n number of people at a time. समझ आ रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. तो अब बैंक की सबसे बड़ी एसेट और बैंक की सबसे बड़ी लायबिलिटी. सबसे बड़ी एसेट होती है जब लोन देना.
जब लोन देते हैं तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इंटरेस्ट जब मिलेगा तब माई इट इज माई इनकम. सो फ्रॉम एसेट आई अर्न इनकम्स. Okay. From liabilities, I will have to pay interest. My liabilities are, biggest liability is accepting deposits. Now on deposits, I will have to pay interest to the public. So that is my expense. Out of liability, expenses arises. Out of assets, I earn incomes. दोनों इनकम है ना इंटरेस्ट होते हैं. इंटरेस्ट दोनों में क्या होता है? इंटरेस्ट होता है. एसेट्स में भी इंटरेस्ट होता है, लाइबिलिटीज में भी इंटरेस्ट होता है. अब एक इंटरेस्ट होता है इनकम इंटरेस्ट और एक इंटरेस्ट होता है एक्सपेंस इंटरेस्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. इतना समझ में आया दोनों में Yes, डिफरेंस क्या ma'am. है? हाँ, है दोनों Yes, ma'am. इंटरेस्ट. वेरी गुड. है दोनों इंटरेस्ट, बट उसमें से एक इनकम है, एक एक्सपेंस है. अब होता क्या है, मैं एग्जाम्पल एक का दे रही हूँ, बट वो एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं. चलो एक एग्जाम्पल ले लो, एक एफडी का. एक एफडी, एक पर्सन आया आपकी बैंक में, एफडी ओपन किया, एफडी का अकाउंट ओपन किया, आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया. आप बैंक को आपने बोला आपको हम 8% इंटरेस्ट देंगे. आप बैंक को ना अपने कस्टमर को कितना प्रॉमिस दिया? 8% इंटरेस्ट देंगे, ऐसा करके उनको प्रॉमिस किया. सो योर एक्सपेंस will be, interest expense will be 8%. Now you will have to pay 8% to that particular person every year. ठीक है, 5 years का एफडी है तो 5 years तक आपको 8% एवरी ईयर देना पड़ेगा ना. ओके. अब एग्जाम्पल ले लो, एक अकाउंट का, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कोई भी एग्जाम्पल ले लो. ठीक है, ऐसे करके आप इतने सेविंग्स अकाउंट और 3-4 सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट को मिलाकर आप उसमें से, सॉरी सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट नहीं, सॉरी लोन्स एक एग्जाम्पल ले लो लोन का, लाइबिलिटी का. अब आप एसेट का, सॉरी, अब आपने किसी को लोन दिया, बैंक ने, किसी ने, आपने मतलब बैंक ने किसी को लोन दिया, किसी एक पर्सन को लोन दिया. अब वो लोन दिया 5 इयर्स के लिए. देखो एफडी भी किसी से लिया था 5 इयर्स के लिए, लोन भी किसी को दिया 5 इयर्स के लिए. देखो कैसे मैनेज कर रहे हैं हम, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट. ऐसा यही अमाउंट जो जो बैंक को एक्सेप्ट करते हैं ना डिपॉजिट्स के नाम पे, यही पैसा रोटेट होता है लोन के फॉर्म में. बैंक अपनी जेब से कुछ नहीं निकालती है. जो लोगों का पैसा होता है ना डिपॉजिट के फॉर्म में, जब लोग देकर जाते हैं बैंक को, ये वही पैसा होता है जो बैंक लोन के फॉर्म में मार्केट में देती है लोगों को. ये खुद के जेब में से बैंक नहीं निकालती है. और ऐसे मैनेज करती है कि सपोज अगर मुझे डिपॉजिट 5 साल के लिए मिले हैं तो 5 साल के लिए मैं किसको लोन दे सकती हूँ, क्योंकि 5 साल में वही अमाउंट जब मुझे वापस मिलेगा, और जो फिक्स डिपॉजिट वाला बंदा है उसको मैं वापस दे दूंगी. समझ आ रहा है आपको? तो 5 इयर्स के लिए मैंने एक पर्सन Yes, को ma'am. हाँ, 5 इयर्स के लिए मैंने किसी पर्सन को लोन दिया. कितने परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पे? 12% ऑफ इंटरेस्ट पे. 12% ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने लोन दिया. इट इज माई बिगेस्ट एसेट. उसमें से मुझे इंटरेस्ट इनकम मिलेगा कितना? 12%. इंटरेस्ट पे दिया था ना मैंने 12%. अब ध्यान से अगर सिचुएशन देखोगे तो लोन में से आप कितना अर्न कर रहे हो? 12%. और फिक्स डिपॉजिट वाले को कितना दे रहे हो? 8%. तो आप अपनी जेब से नहीं निकालोगे. 12% जो आपने अर्न किया ना, उसमें से 8% यू हैव टू पे टू दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैड केप्ट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट इन योर बैंक. अच्छा, 12 में से 8% आप उस पर्सन को पे करोगे तो बाकी कितना बचेगा आपके हाथ में? 4%. यस, एंड दैट इज द बैंक अर्निंग्स. वो आपके लिए नेट प्रॉफिट होगा. बैंक के लिए अर्निंग्स होती है काट साट के, मतलब बोलते हैं ना एक्सपेंसेस काटो इनकम्स में से. तो आपकी इंटरेस्ट इनकम कौन सी होती है? जो आप लोन देकर इंटरेस्ट अर्न करते हो, बैंक के लिए वो मेन इनकम होती है. अच्छा, बैंक के लिए मेन एक्सपेंस क्या होता है? जब डिपॉजिट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है बैंक, तो उसी में से पे करती है जितना लोन आपने लोन में से अर्न किया ना, वो ही आपको पे करना होता है डिपॉजिट होल्डर्स को. और अपनी एसेट्स को, अपने लोन्स को ऐसे मैनेज करना है सो दैट वो टाइम पे वापस मिल जाए, और मैं टाइम पे कस्टमर मुझसे मांगे तो मैं दे सकूं उसको. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है?
अभी तक मैं Yes, ma'am. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता, एक बार अगर कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो आपको कुछ भी पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव फीचर सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ। अभी देखो, अभी आपके दिमाग में ना कॉन्सेप्ट फिट हो गया, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक मैनेजरियल अप्रोच। इंटीग्रेटेड है, ये आपका जुड़ा हुआ है आपके बिजनेस से, बैंकिंग बिजनेस से। ये स्ट्रैटेजिक मतलब ये स्ट्रैटेजी होती कैसे मैनेज करना है मुझे, ठीक है। ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच होता है ऑफ मैनेजिंग, क्या मैनेज करना है, टोटल बैलेंस शीट डायनेमिक्स, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैविंग रिगार्ड्स टू इट्स साइज एंड क्वालिटी। कितनी साइज मतलब कितना अमाउंट कहाँ पर लोन देना चाहिए, कितने पीरियड के लिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए लोन की, ठीक है। तो इन सच अ वे दैट नेट अर्निंग्स, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, नेट अर्निंग्स, नेट मतलब काट काट के 12% में से 8% काट दिया आपने, तो आपके हाथ में कितना बचा, 4%। सो जो 4% था वो आपकी नेट अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट। ये वही इंटरेस्ट की बात चल रही है जो अब तक मैं आपको एग्जाम्पल में बता रही थी। दो इंटरेस्ट होता है, एक इंटरेस्ट इनकम, एक इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट इनकम कब होता है, आपकी एसेट्स में से। बैंक की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है, जब बैंक किसी को लोन देती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कब होता है, जब लायबिलिटीज में से। बैंक की सबसे बड़ी लायबिलिटी क्या होती है, Deposit receipt. वेरी गुड, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सो इन सच अ वे आपको मैनेज करना है अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, सो दैट नेट अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट आर मैक्सिमाइज्ड एंड ओवरऑल रिस्क ऑफ द बैंक इज मिनिमाइज्ड। मतलब रिस्क कम और इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए आपका। अर्निंग्स, जो आपकी नेट अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट में से जो आपका बचा हुआ नेट अर्निंग्स है ना 4%, वो बढ़े, ऐसे कोशिश करनी है बैंक को, ऐसे मैनेज करने आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। इट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, टू एंश्योर दैट इट्स लेवल and riskiness are compatible with the risk return objectives of the bank। मतलब आपका आपका जो रिस्क रिटर्न एपिटाइट है ना, वो ऐसे मैनेज करना है रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स को, so that it is matched with the level of assets and liabilities। ठीक है, समझ आ रहा है। तो बैंक का रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो होता है ना, कि बैंक कितना रिस्क ले सकती है मार्केट में। लोन अगर आप दे रहे हो किसी पर्सन को, तो उतना ही लोन दो ना जितना पर्सन रीपे कर सके। कल को वो धोखा देके भाग जाए, जैसे नीरव मोदी है ना, पता है ना केस नीरव मोदी का, Yes, ma'am. पता है ना। तो वो देखो, पैसा नहीं दिया और बैंक का पैसा लूट के चला गया। सो इट्स लाइक दैट केस, तो वो नहीं होना चाहिए ना। तो आपको देखकर अपना रिस्क कितना उठाना चाहिए। बैंक को लोन देने के फॉर्म में किसी को अगर लोन दे रहे हो तो रिस्क भी तो है। अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क एंड रिटर्न्स को मैच करते हुए चलना है। इतना भी ज्यादा रिस्क नहीं बढ़ाना है कि आगे चल के मेरे बैड डेट्स हो जाए, ठीक। जैसे कहते हैं ALM, दिस इज नोन एज ALM, द मैच्योरिटी। यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, द मैच्योरिटी मिसमैचेस एंड डिसअप्रोप्रिएटनेस चेंजेस इन द लेवल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैन कॉज। अगर आपने मैच नहीं किया, अगर आपने मैनेज नहीं किया अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, उनकी दोनों की मैच्योरिटी पीरियड्स मैच नहीं किए, 5 ईयर्स 2 ईयर्स, मतलब ऐसे मैनेज नहीं किया कि मैच्योरिटी भी लगभग सेम हो, तो क्या हो जाएगा, बोथ लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी हो जाएगी, मतलब आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बढ़ जाएगा। मतलब जो जो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है तो फिर इंटरेस्ट रेट मार्केट में फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट होने की वजह से रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये नहीं हो, इसके लिए हम ALM का प्रोसेस लेते हैं। ALM का प्रोसेस मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट, ठीक है। हाउएवर इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये उससे जुड़ा ही होता है, ये इंटीग्रेटेड ऑलरेडी उसमें होता ही है। टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिक्वायरिंग साइमल्टेनियस डिसीजन, एक साथ ऑन द स्पॉट ये डिसीजंस होते हैं। अबाउट क्या, किस चीज के डिसीजंस लेते हो आप, अबाउट टाइप ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब कितने अमाउंट का लोन देना है, कितने अमाउंट की लायबिलिटीज एक्सेप्ट करनी है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करनी है, so as to insulate the spread from moving,
इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब आपको ऐसे अपने सिस्टम को बनाना है, प्रोसेस को इंसुलेट करना है, सो दैट द स्प्रेड, मतलब जो नुकसान है वो ज्यादा ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या होते हैं। The basic objectives of ALM is to manage market risk. Very very important. मार्केट रिस्क को मैनेज करना है ना आपको, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, और आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों में क्या इंटरेस्ट है। तो दोनों में इंटरेस्ट रेट्स जो फ्लक्चुएट होते हैं ना, वो मार्केट की वजह से होते हैं। तो मार्केट रिस्क को मैनेज करना एएलएम का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इन सच अ वे, ऐसे मैनेज करना है so as to minimize the impact of net interest income fluctuations। मतलब जो फ्लक्चुएशंस हो रही है इंटरेस्ट के इनकम में, वो मिनिमाइज हो, फ्लक्चुएशंस को कम करना है इन शॉर्ट रन, एंड प्रोटेक्ट द नेट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द बैंक। मतलब ऐसे फ्लक्चुएशंस को मैनेज करना है, मिनिमाइज करना है, सो दैट आपकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़े, बैंक की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़नी चाहिए, ठीक है, इन लॉन्ग रन। अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव्स और भी दिए हुए हैं इसके अलावा भी। टू कंट्रोल लिक्विडिटी रिस्क, मतलब कभी भी कैश की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट का जो ऑफिसर होता है ना, जो टीम होती है, एक्सपर्ट्स की टीम होती है इसमें, उसको बोलते हैं, इस उसमें ना एक कमिटी बिठाई जाती है, जिस जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ALM के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसे कहते हैं एल्को। एल्को, एसेट्स लायबिलिटी कमिटी, एल्को उसे कहते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी कमिटी। उसकी ना एक कमिटी बिठाई जाती है, और कमिटी में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपने डिसीजंस लेते हैं, सो दैट वी कैन मैनेज अवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एफिशिएंटली। आ रहा है समझ में? अभी अभी हम पढ़ेंगे आगे एल्को क्या होता है, ठीक है। टू कंट्रोल लिक्विडिटी रिस्क, पहला मतलब कैश की कभी शॉर्टेज ना हो। टू कंट्रोल वॉलेटिलिटी ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नेट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द बैंक, मतलब ज़्यादा वॉलेटाइल, मेरा जो वॉलेटिलिटी है ना वो कम करना है मुझे, नेट इंटरेस्ट इनकम में से जो फ्लक्चुएशन है उसे कंट्रोल करना है, और हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ानी है बैंक की। टू कंट्रोल वॉलेटिलिटी इन ऑल टारगेट अकाउंट्स, जो मेरे टारगेट अकाउंट्स होते हैं ना, जो मेन अकाउंट्स होते हैं जिसमें से मेरी इनकम जनरेट होती है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसको कम करना। टू एंश्योर एन एक्सेप्टेबल बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ रेट, दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना है। किस चीज़ के बीच में? हमारा जो ग्रोथ रेट है और प्रॉफिट्स हैं, जो हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। To analyze of current sources of the funds and prudent management of these funds means ये जानना, ये पहचानना दैट हमारे कहाँ से मुझे फंड्स आ रहे हैं, कितने मेरे डिपॉजिट होल्डर्स हैं, कितने लोग मेरे पास डिपॉजिट्स छोड़ के जा रहे हैं, फंड्स मेरे पास कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और उन फंड्स को मैं प्रॉपर कैसे लगा सकती हूँ, कहाँ कहाँ किस फॉर्म में, किसको लोन के फॉर्म में कैसे दे सकती हूँ, सो दैट मेरा नुकसान नहीं हो, प्रॉफिट हो। प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ दिस फंड्स मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ये फंड्स को मैं कहाँ अप्लाई करूँ, कहाँ यूज करूँ, किसको लोन के फॉर्म में देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लोगों का पैसा है तो ये डूबना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैचिंग द एसेट्स फिनेंस्ड बाय, मैचिंग द एसेट्स फिनेंस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द फंड्स, ड्यूरेशन मैच्योरिटी पीरियड, मतलब आपको देखना है लोन, जो एसेट्स मतलब लोन देना, बैंक के लिए सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? लोन देना। सो लोन्स को आप ऐसे मैनेज करो कि उनका ड्यूरेशन, उनके उनका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का रेट है, वो सब आपका मैच हो, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग गैप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, अगर बहुत ज़्यादा गैप आ रही है ना दोनों के बीच में, तो स्ट्रेटजीज ऐसे बनाइए सो दैट जो इंटरेस्ट का मिसमैच हो रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में, जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, वो जो मिसमैच हो रहा है वो ना हो, जो मिसमैच हो रहा है उसकी गैप को आप फिल कर सको, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करो। असेसमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद एसेट्स इंक्लूडिंग इट्स कॉस्ट एंड रिटर्न्स, मतलब आपको अपनी एसेट्स के साथ, एसेट्स बैंक के लिए सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? लोन देना। तो लोन के साथ अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो उसके साथ तो रिस्क भी अटैच है, तो कितना रिस्क अटैच है असेसमेंट कीजिए आप। असेसमेंट का मतलब होता है चेक करिए, स्क्रूटिनाइज, कि उसके साथ कितना रिस्क अटैच है। बहुत ज्यादा रिस्क अटैच है ना, तो आप वहां पर आप फंड्स को ना लगाएं,
ठीक है, क्योंकि आपके रिटर्न्स खुद ही मिनिमाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रिटर्न्स कम हो जाना मतलब लॉसेस बढ़ जाना। तो कोई भी बैंक ऐसा चाहेगी नहीं कि मेरे इनकम्स कम और लॉसेस बढ़ जाएं। ठीक है, चलो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है अभी स्कोप ऑफ एएलएम। स्कोप, अब स्कोप का मतलब क्या होता है? जनरली आप स्कोप की मीनिंग देखोगे ना तो इट इज नोन एज आप कहाँ तक उसको रीच, मतलब उसका कहाँ तक रीच है। स्कोप मतलब कहाँ तक आप जा सकते हैं, एएलएम प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एएलएम के प्रोसेस को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन से रिस्क को आप कम करने के लिए एएलएम के प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, देखते हैं। स्कोप ऑफ एएलएम फंक्शन टू द लार्जर एक्सटेंट कवर्स, ये कौन से एरिया, कौन से रिस्क को कवर करता है? कवर्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस। पहला हमने अभी अभी देखा, वो लिक्विडिटी रिस्क को कम करता है, अभी अभी पढ़ा ना बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में। तो लिक्विडिटी रिस्क को कम करता है, मतलब फ्यूचर जो मेरी जनरेट होने वाली है इनकम और जो फ्यूचर एक्सपेंसेस है वो आप ऐसे मैनेज करते हो सो दैट आपका कभी भी कैश का शॉर्टेज ना हो, आपको अपने जेब से ना भरना पड़े। ठीक है, तो लिक्विडिटी रिस्क को अवॉइड करते हैं, लिक्विडिटी रिस्क को कम करने की कोशिश की जाती है एएलएम प्रोसेस में। इंटरेस्ट रेट रिस्क, आपको मैंने अभी अभी बताया था, मार्केट रिस्क को कम करने की कोशिश की जाती है ना। तो मार्केट रिस्क में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ही तो होता है। इंटरेस्ट रेट मतलब जो इंटरेस्ट फ्लक्चुएट्स होते हैं ना, इंटरेस्ट के रेट्स मार्केट की वजह से, मार्केट रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं इसलिए इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते हैं। तो वो जो रिस्क अराइज होता है ना उसको कम करने की कोशिश करता है एएलएम प्रोसेस। ठीक है, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, अब आपको पता है बैंक्स है ना करेंसीज में डील करती है, अलग अलग करेंसीज में, डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज में। अब उसमें भी मार्केट की वजह से फ्लक्चुएशंस होती हैं, यूएस डॉलर बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, तो जो नुकसान होता है ना उसके बीच में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है ना उसे कम करना एएलएम प्रोसेस का काम होता है। फंडिंग एंड कैपिटल मैनेजमेंट, फंडिंग मीन्स अब आपके पास लोगों ने फंड्स दिए हैं, कैपिटल लगाई हुई है, फंड्स लगाए हुए हैं ना, कैपिटल होल्डर्स होते हैं जो लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके भी फ्लक्चुएशंस जो होते हैं मार्केट की वजह से, प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग, ग्रोथ फैक्टर और मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क जो अटैच होता है उसके साथ, ये सारे जो रिस्क है ना ये एसोसिएटेड होते हैं कैपिटल के साथ, उसे भी कम करना, मतलब वो रिस्क को कम करना और प्रॉफिट्स को बढ़ाना फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, कैपिटल नीड्स। So this is known as scope of ALM. कितने स्कोप पढ़े? फर्स्ट इज Liquidity risk, liquidity risk, very good. Next is interest rate, Interest rate risk, very good, interest rate risk. Next is currency risk risk management, management, currency risk, very good. Next is funding and funding and capital 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 management. management, management, very good, very good. आ जाइए फंक्शंस पे। अब मेन फंक्शन क्या होता है एएलएम का? सी, see, look at the screen. Functions of ALM is divided into two parts. आप देखो ना, मैं भी आपको स्टार्टिंग से आपको यही तो बार बार बता रही हूँ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, अंडरस्टूड है। एक एसेट मैनेजमेंट, एक लायबिलिटी मैनेजमेंट, मतलब इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, एक एसेट्स को मैनेज करना और एक लायबिलिटीज को मैनेज करना। अब एसेट्स में कौन कौन सी चीजों को मैनेज करना होता है, देखो सबसे पहला होता है कैश मैनेजमेंट। अब आप अगर देखोगे तो जो आइडल कैश पड़ी है आपके पास, खाली ऐसे ही कैश पड़ी है, आप उसको कहाँ इन्वेस्ट आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे सो दैट वो जो मेरा रिस्क है वो कम हो और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो।
ठीक है, मतलब कैश मैनेजमेंट का मतलब होता है तो आपके पास आइडल कैश पड़ी है, स्पेयर में कैश पड़ी है, उसे आप अपनी एसेट को अपनी कैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऐसे मैनेज कीजिए, ऐसे इन्वेस्ट कीजिए सो दैट रिटर्न्स आर मैक्सिमाइज्ड। रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मतलब आपके पास जो रिजर्व्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं आपकी, बैंक की भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती है ना, तो जैसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज डन। आपको बताया था मैंने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके फॉर्म में आपको रखना पड़ता है बैंक को अपने पास। तो ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है ना, जब आप गोल्ड बेचेंगे, जब ज्वेलरी बेचेंगे और जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेंगे तो आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज होंगे, आपको प्रॉफिट्स होंगे। तो ऐसे कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो आपको बढ़ानी चाहिए बैंक को, सो दैट आपकी इन्वेस्टमेंट्स में से ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो सो दैट आपके जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज हो और रिस्क कम हो। एएलएम का मेन पर्पस ही होता है रिस्क कम करना और अपनी एसेट्स को बढ़ा, मतलब अपने रिटर्न्स को बढ़ाना। ठीक है, इसकी वजह से ही तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मैनेज करना पड़ता है। क्रेडिट मैनेजमेंट, अब क्रेडिट का मतलब क्या है, जब आप किसी को आप लोन देते हो, लोन आपकी सबसे बड़ी एसेट होती है ना, तब हम एसेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, लोन आपकी सबसे बड़ी एसेट होती है। अब एसेट का आपने टाइम पीरियड क्या रखा है, क्रेडिट पीरियड, कितने साल में आप लोन उनसे ले रहे हैं वापस, पूरा जनरेट कभी हो रहा है आपको इनकम, दैट इज नोन एज क्रेडिट मैनेजमेंट। मतलब आप इतना भी टाइम उनको ना दें कि आपके पास इनकम जनरेट ही ना हो। ठीक है, लोन देखकर आपको क्रेडिट पीरियड अलॉट करना होता है कस्टमर को। लोन का नेचर क्या है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है। सो क्रेडिट पीरियड ऐसे मैनेज करना है सो दैट आपको अपनी जेब में से कुछ भरना ना पड़े, नुकसान ना हो जाए। मैनेजमेंट ऑफ अदर एसेट्स, छोटी छोटी बाकी जो एसेट्स होती है उनको ऐसे मैनेज करना है जैसे उनमें से रिटर्न्स जनरेट हो। नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी मैनेजमेंट। अब लाइबिलिटीज में भी देखो चार चीजें, ओन्ड फंड्स, अब प्रोप्राइटरी फंड्स होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स आपको देखो शेयर होल्डर्स फंड्स क्या होते हैं, जब कंपनी, जब कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी इन्वेस्टर, समझो मैं अभी पब्लिक हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, आई एम एन इन्वेस्टर, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन योर बैंक, मुझे आपकी बैंक के शेयर्स खरीदने, तो मैं आपकी क्या हो जाऊंगी, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को आप क्या देते हो, डिविडेंड देते हो। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उनको अच्छा खासा डिविडेंड दे रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, बैंक में रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, लॉसेस बढ़ रहे हैं, और लॉसेस बढ़ रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को भी कुछ नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा है, आपके रिटर्न्स अगर ज़्यादा होंगे, आपकी एसेट्स अच्छी हैं, मैनेज अच्छे से हो रही हैं, तो आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे। आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ओन्ड फंड्स हैं उनको भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, उनको भी रिटर्न्स अच्छे से दे सकते हो, डिविडेंड अच्छे से पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि डिविडेंड भी कहाँ से पे होता है, आपकी जेब से थोड़ी करते हो, प्रॉफिट्स में से डिविडेंड पे होता है। तो जितने अच्छे प्रॉफिट्स उतने अच्छे आपके ओन्ड फंड्स के रिटर्न्स। ओके, डिपॉजिट्स, अब जो लोग आपके पास डिपॉजिट्स रखते जाते हैं, ऐसे मैनेज करके रखना है, ऐसे नहीं करना है सारे डिपॉजिट्स में से आपने सबको लोन दे दिया और लोन आपको वापस मिल नहीं रहा और लोग आपसे डिपॉजिट्स लेने के लिए आ रहे हैं। इतना अच्छे से आपको मैनेज करना है कि कभी भी कोई भी आधी रात को भी आपको विड्रॉ करने कोई एटीएम से पैसे जाता है ना, तो बैंक कभी ऐसे नहीं बोल सकती पैसे नहीं है, वो एटीएम मशीन खराब हो सकती है, बैंक ये कभी नहीं कह सकती कि पैसे नहीं है, कल आ जाना। मतलब कभी कोई कस्टमर विड्रॉ करने आए तो उसको अपना पैसा वापस मिल सके, उतना बैंक के पास कैश होनी चाहिए। ठीक है, उतना अच्छे से आपको डिपॉजिट्स को मैनेज करना है, कहाँ डिपॉजिट का पैसा कहाँ लगाना है मार्केट में, वो मैनेज करना पड़ता है बैंक को, सोचना पड़ता है कितने पीरियड के लिए आप लोन दे रहे हो, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए दे रहे हो, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। बोरोविंग्स, अब कभी कभी ना बैंक के पास खुद के पास अमाउंट कम पड़ जाते हैं, बैंक चलाने के लिए खुद के पास ओन्ड फंड्स कम पड़ जाते हैं, तो बैंक भी बोरो करती है ना। तो ये भी देखना है कि बोरोइंग जब मैं कर रही हूँ किसी और बैंक से या गवर्नमेंट से या आरबीआई से तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भरना पड़ रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए मैं बोरो कर रही हूँ, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते मेरे
इनकम्स खत्म तो नहीं हो जाएंगे? जो इंटरेस्ट इनकम मैंने अर्न की थी वो पूरी तो नहीं हो जाएगी? लॉसेस में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा बोरोइंग्स की वजह से? सो लायबिलिटी हैज टू बी मैनेज्ड। फ्लोटिंग फंड्स, जो दूसरे फ्लोटिंग फंड्स होते हैं मेरे, फ्लोटिंग फंड्स का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग मतलब वो जैसे जैसे एग्जांपल वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो फ्लोटिंग होते हैं, चेंज होते हैं वो तो। जैसे बिल्स पेबल, ड्राफ्ट पेबल, ये होते हैं ना आपके टेम्पररी पीरियड के लिए। अभी जैसे बिल्स पेबल है 3 महीने का है, तो बिल्स पेबल जैसे एग्जांपल, बिल्स रिसीवेबल्स ले लो, बिल्स पेबल्स ले लो। तो खैर बिल्स रिसीवेबल तो आपका एसेट्स में आ जाएगा, अभी हम लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। बिल्स पेबल्स यानी कि आपको पे करना है, बैंक को पे करना है, तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है ना, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में आपने पेमेंट करनी है। तो वो भी तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा, पेमेंट कहाँ से करोगे? प्रॉफिट्स में से करोगे ना, तो उतने प्रॉफिट्स होने चाहिए आपके, इतने अच्छे से मैनेज करो कि आपके प्रॉफिट्स जनरेट हो, सो दैट आप अपनी छोटी शॉर्ट टर्म जो फंड्स हैं उनको भी आप पेमेंट कर सके, शॉर्ट टर्म फ्लोटिंग फंड्स, बिल्स पेबल, ड्राफ्ट पेबल एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर हुआ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So functions of management is divided into two parts. One is asset management and other one is liabilities management. Okay. अब ये ना सिर्फ शेड्यूल्स दिए हुए हैं। अब ये तो प्रैक्टिकली हम जब भी सेम 5 मतलब आप थर्ड ईयर में जब आप आओगे ना, तब हम ये प्रैक्टिकली करेंगे। जो आपको ये सिर्फ थ्योरेटिकली दिख रहा है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बैंक्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इंश्योरेंस भी होता है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये शेड्यूल्स बने हुए हैं, आपको पता है ये शेड्यूल्स क्या होते हैं? बैंक है ना, जब फाइनल अकाउंट्स बनाती है, आप अभी फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं ना, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब है ना, बैंक डिवाइड करती है इसको, एक एक को, एक एक चीज को डिवाइड करती है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, डिपॉजिट्स मतलब आपके लिए, बैंक के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी डिपॉजिट्स होती है। बैंक बोरो भी करती है कुछ अमाउंट, बैंक के लिए अदर लायबिलिटीज भी होती हैं जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज भी होती हैं। तो जो बैंक की लायबिलिटीज होती है ना, ये शेड्यूल वाइज डिवाइड होती है, शेड्यूल में डाला जाता है इसे, शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5, और जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होती है 12 में जाती है। ये नंबर है शेड्यूल्स के। ये हम प्रैक्टिकली जब आप टीवाई में आएंगे ना, सेम 5 में, तब आप करेंगे ये थर्ड ईयर में। प्रैक्टिकली जब हम सम्स करेंगे इसके, तब आपको समझ आएगा। अभी तो सिर्फ शेड्यूल्स नहीं, आपको शेड्यूल्स नंबर्स सिर्फ पढ़ने और कुछ नहीं है ये। वो ऊपर लाइबिलिटीज के शेड्यूल्स थे, अब एसेट्स के शेड्यूल्स हैं। वो देखो लाइबिलिटी का शेड्यूल 5 तक था ना, देखो 5, उसके बाद सीधा 12 आया, तो 6 से 11 तक है ना आपकी एसेट्स होती है। देखिए 6 से 11 तक आपकी अलग अलग एसेट्स होती है, बैंक की अलग अलग एसेट्स होती है। देखो बैंक की सबसे बड़ी एसेट्स एडवांसेस, मतलब लोन्स। जब बैंक किसी को लोन देती है ना, उसे कहते हैं एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9 होता है। कैश इन हैंड 6 होता है। बैलेंस विद अदर बैंक्स, कभी कभी हम आरबीआई के पास भी बैलेंस रखते हैं ना, अदर बैंक के पास भी हमारी कैश पड़ी होती है, 7, शेड्यूल नंबर 7। इन्वेस्टमेंट, जब बैंक कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रही है, शेड्यूल नंबर 8। एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9। बैंक की सबसे बड़ी एसेट्स, बैंक की सबसे बड़ी लाइबिलिटी कौन सी होती है? डिपॉजिट, शेड्यूल नंबर 3। ये देखिए दिख रहा है आपको? वैसे ही होता है बैंक की फिक्स्ड एसेट्स, शेड्यूल नंबर 10। बैंक की अदर छोटी छोटी एसेट्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, डेटर्स एक्सेट्रा, 11, शेड्यूल नंबर 11। तो ये सिर्फ शेड्यूल नंबर्स हैं, ये कुछ नहीं है। उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि शेड्यूल्स के बारे में बताए गए। अब वैसे इंश्योरेंस कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया। अब देखो बैलेंस शीट को देखेंगे तो 5 से स्टार्ट होता है, वहां पे बैलेंस शीट कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से। यहाँ पे बैलेंस शीट 5 से स्टार्ट होती है। शेयर कैपिटल 5, रिजर्व एंड सरप्लस 6, बोरो भी करती है, इंश्योरेंस कंपनी भी बोरो करती है, पैसे कम पड़ जाते हैं तो शेड्यूल नंबर 7। करंट लायबिलिटी, शेड्यूल नंबर 13। अब 8 9 10 11 12 वो एसेट्स हैं, वो एसेट्स हैं। जो बीच में यहाँ पे नहीं है ना, वो एसेट्स हैं। और 1 से लेकर 4 तक भी एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटीज क्या है? 13। प्रोविजंस क्या है? 14। ये मेरी सारी लायबिलिटीज हैं। एसेट्स देखो 1 से शुरू होंगी,
ये देखो इन्वेस्टमेंट्स 8, ये मेरी बैलेंस शीट है। हाँ, लोन्स 9, इंश्योरेंस भी लोन देती है। शेड्यूल नंबर 9, फिक्स्ड एसेट्स 10, कैश इन बैंक 11, एडवांसेस 12। ठीक है ना। अब ये देखो नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ एएलए। आई थिंक टाइम हो गया है, आपका नेक्स्ट लेक्चर भी होगा ना? कौन सा है वैसे नेक्स्ट लेक्चर? नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है? यस, यस मैम। नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है बेटा? पीओएम का मैम। अच्छा, एफए है क्या? पीओएम। पीओएम, अच्छा अश्विनी मैडम। ठीक है, तो अभी हम अभी के लिए वाइंड अप करते हैं, फिर 12 o'clock मिलेंगे। तो मेरा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, छोटा ही चैप्टर है। ठीक है ना? ओके मैम। हाँ, तो हम 12 o'clock मिलेंगे, like 12 or 12:05. Okay, so we will complete our chapter today only. ठीक है ना? ओके मैम। Okay. Yeah. So let me just give me a minute. Let me leave. Priyanka, I'm making you co-host. Okay? मैम आएगी तो Okay, आप ma'am. उनको हाँ असाइन कर Okay, देना। ma'am. ठीक है, ओके।